बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, आज हमने एक नया क्रैश कोर्स यहाँ पे लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत हम लोग सारे सब्जेक्ट के रिवीजन करने वाले हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि आपका एग्ज़ाम बहुत सारे आ चुके हैं और सारे भी एग्ज़ामों में फार्मूला रिवीजन और उनके वन लर्नर जो होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डेली एक क्लास करेंगे और उस क्लास के अंदर में पूरा सब्जेक्ट हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन कर लेंगे। जैसे कि आज की क्लास में हम लोग रिवाइज करने वाले हैं कि आपका जो बिल्डिंग मटेरियल का टॉपिक है, जिसमें बिल्डिंग मटेरियल से आपके जो क्वेश्चन बनने वाले हैं, जो आपके वन लाइन फार्मूला रिवीजन हो गया, जो उसके वन लाइन हो गए, सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे रिवीजन करेंगे। आज आपकी ये पहली क्लास है। डेली आपको इस क्लास मिलने वाली है जो कि फार्मूला रिवीजन पे बेस रहेगी। इसमें हम लोग 10 दिन के अंदर पूरा क्या करेंगे, रिवीजन कर लेंगे। ऐसे क्या करेंगे, फिर अगले कुछ स्टैंडर्ड लेवल के रिवीजन करेंगे। यहाँ पे हम लोग बेसिक टू थोड़ा मॉडरेट करेंगे, फिर अगले रिवीजन सीरीज़ में हम लोग अच्छे से रिवीजन करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहली स्लाइड में हमारे क्या क्या है। देखिए यहाँ पे ये आपका जो हमने पहली स्लाइड यहाँ पे दिखाई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रॉक मिनरल के बारे में हमने बात की गई है कि रॉक मिनरल कौन कौन से होते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम में यहाँ से पूछा जाता है कि 4-5 दे दिया जाएगा ऑप्शन में कि आपका क्वार्टज है, फिर आपका माइका है, जिप्सम है, डोलोमाइट है, एम्फियोबोल है, कैल्साइट है, ये सारे फेल्सपार हैं। तो ये सब आपके क्या होते हैं, रॉक मिनरल होते हैं। क्या होते हैं, ये आपके सारे रॉक मिनरल होते हैं। तो रॉक मिनरल के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। फिर आप सेकंड टॉपिक आपका है हार्डनेस के ऊपर है कि हार्डनेस ऑफ स्टोन जो हम लोग निकालते हैं किस पे निकालते हैं, तो मो स्केल पे। तो पहला क्वेश्चन यही बन जाता है कि मो स्केल पे हम लोग क्या निकालते हैं, तो हार्डनेस ऑफ स्टोन निकालते हैं। फिर कुछ स्टोन है जिनके बारे में पूछा ही जाता है कि इनकी हार्डनेस कितनी होती है और इनकी मो स्केल नंबर कितनी होती है। जैसे अगर हम बात करें कि अभी तक आपके एग्ज़ाम में एक आया टोपाज, तो टोपाज की कितनी होती है, आपकी 8 होती है। तो ये आपके एग्ज़ाम में एसएससी जेई में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि टोपाज की जो मो स्केल पे हार्डनेस होती है कितनी होती है। आपको याद रखना 8, टोपाज 8 याद रखनी है। आपके एग्ज़ाम में डायमंड के भी बारे में पूछा गया है। डायमंड की कितनी होती है, डायमंड की आपकी 10 होती है। तो डायमंड को याद कर सकते, डायमंड डी से 10, तो डायमंड 10। टोप आज 8। कोरंडम की कितनी होती है, आपकी 9 होती है। तो कोरंडम में यहाँ पे देखो एन आ रहा है, तो मतलब एन से क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्वार्टज में कितनी होती है, आपकी 7 होती है। फेल्स से याद रखेंगे, जैसे हम लोग एफ है ना, एफ, तो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में हम लोग जो एफ होता है वो कितने पे आता है, 6 पे आता है। तो एफ से फेल्सफार, और एफ से कितना होता है, 6, तो फेल्सफार कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। एपाटाइट कितनी आपकी होती है, 5 होती है। तो बीच बीच में कुछ चीज़ों को याद करने के हम ट्रिक भी ऐसे शेयर करते हैं आपके बीच में, कैसे याद की जाती है। जैसे कि यहाँ पे आपको टाल की तो 1 याद हो जाएगी सबसे कम। जिप्सम की आप कितनी होती है, 2 होती है। कैल्साइट कितनी होती है, आपकी 3 होती है। एक एग्ज़ाम मैंने अभी कुछ क्वेश्चन दिए लगाए थे, उसमें एक देखा था, एक क्वेश्चन इस तरीके से यहाँ से बना था। पहले तो एक तरीके से ये बन जाएगा कि आपको दे देगा कि हार्डनेस पूछ लेगा कि किस स्टोन की कितनी होती है। तो आपको याद कर लीजिएगा, मतलब जबानी से याद होनी चाहिए। टाल की 1, जिप्सम की 2, कैल्साइट की 3, फ्लोराइड की 4, एपेटाइट की 5, फेल्सफार की 6, क्वार्टज की 7, डोपाज की 8, कोरंडम की 9, और आपकी डायमंड की आप कितनी होती है, 10 होती है। इस तरीके से आपको याद ही करना है। उसके बाद ये भी ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हम लोग जिप्सम, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि क्वेश्चन ये आया था, फिर नया क्वेश्चन फ्रेम हुआ था यहाँ से कि जिप्सम से, अगर हम लोग जिप्सम से टोपाज की ओर जाते हैं, जिप्सम से टोपाज की ओर जाते हैं, तो उनकी हार्डनेस में क्या इफेक्ट होता है। तो आप लोग देखिए, जिप्सम यहाँ पे 2 है, वो हार्डनेस कितनी, टोपाज यहाँ पे कितना, 8 है। तो अगर हम जिप्सम से टोपाज की ओर बढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं उनकी हार्डनेस मोस्टली बढ़ रही है। तो यहाँ ऑप्शन 1 था इंक्रीज, ऑप्शन 2 था डिक्रीज, ऑप्शन सी था इनमें से कोई नहीं, फिर आपको था इंक्रीज या डिक्रीज। तो आप लोग खुद देख लीजिए कि यहाँ पे हार्डनेस ऑफ स्टोन जो बढ़ रही है वो इनकी इंक्रीज हो रही है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है। 2 क्वेश्चन यहाँ से इस तरीके से फ्रेम हुए थे। तो आपको सारों को याद कर लेना, एग्जाम में यहाँ से आ ही जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि कुछ प्रॉपर्टीज आप मिनरल से होते हैं। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि क्लेवेस क्या प्रॉपर्टी है, स्ट्रेक क्या प्रॉपर्टी है, लेस्टर क्या प्रॉपर्टी है, पूछ लेता है व्हाट इज लेस्टर, ऑप्शन दे देगा क्या होगा। तो यहाँ पे जो क्लेवेस होती है, मतलब क्या होता है, क्लेवेस का मतलब साफ साफ ये है कि अगर कोई भी आपका स्टोन है जो कि किसी एक सर्टेन प्लेन से के पैरेलल या किसी क्रिस्टल फेस पे अगर वो स्प्लिट हो जा रहा है, तो वही आपका कहलाता है क्लीवेज कहलाता है। मतलब कि मेजरमेंट ऑफ द कैपेबिलिटी ऑफ सम मिनरल, जो आपके कुछ मिनरल्स होते हैं स्प्लिट हो जाते हैं अलोंग द सर्टेन प्लेन या पैरेलल टू द क्रिस्टल फेसेस, तो उनको हम लोग क्लीवेज कहते हैं। फिर आपका स्ट्रीक है, ये क्या होता है, ये कुछ नहीं होता, ये बस कलर ऑफ द मिनरल, जो पाउडरों के फॉर्म में मिनरल का जो कलर होता है। अगर स्ट्रीक आए तो याद रखना कि मिनरल के जो कलर होते हैं पाउडर के फॉर्म में, वही आपका होता है स्ट्रीक होता है।
अगर हम बात करें लस्टर, तो लस्टर जैसे कि एक शाइनिंग के बारे में बताता है कि सरफेस शाइन ऑन द सरफेस ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑफ ए मिनरल, मतलब कि मिनरल के ऊपर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होने की वजह से उनकी जो सरफेस में शाइनिंग आती है वो हमारी क्या कहलाती है, लस्टर कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स को पढ़ना होगा। आपके एग्जाम में क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स से क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक में आपकी कितने प्रकार से आपकी क्लासिफिकेशन होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि इनका क्लासिफिकेशन, आपका जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है। जियोलॉजिकल में आपका सबसे पहले इसका होता है एक इग्नियस होता है, एक आपका सेडिमेंटरी होता है, फिर आपका क्या होता है, मेटामॉर्फिक होता है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में गिरे से गिरे 1 से 2 क्वेश्चन अगर बीएमसी किसी भी एग्जाम में अगर आ रहा है तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, सबसे पहले तो यही पूछ लेगा कि जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कितने प्रकार से हो सकता है, तो इग्नियस हो गया, सेडिमेंटरी हो गया, मेटामॉर्फिक हो गया। तो सबसे पहले आपकी जो रॉक यहाँ पे फॉर्म होती है वो आपकी इग्नियस रॉक बनती है। इग्नियस रॉक के ही द्वारा ही आपकी बाद में सेडिमेंटरी और मेटामॉर्फिक बनती है। मेटामॉर्फिक रॉक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हीट, हाई हीट एंड प्रेशर की वजह से, जब हाई हीट और प्रेशर आता है तो आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं। जैसे कि इसके एग्जांपल है ग्नीज, क्वार्ट्जाइट, मार्बल, स्लेट, सिस्ट। तो ये जब मेटामॉर्फिक एक्शन होती है उसके द्वारा ये सारी रॉक बनती है। और अगर हम बात करें इग्नियस में तो आपका बेसाल्ट हो गया, ट्रेप हो गया, डोलेराइट हो गया, ग्रेनाइट हो गया, साइनाइट हो गया, ये सारे आपके किस में आते हैं, इग्नियस में आते हैं। और सेडिमेंटरी में आपका सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, लेटेराइट, डोलोमाइट, जिप्सम, सेल, चाक, तो ये कुछ रॉक्स होते हैं जो कि आपके सेडिमेंटरी में आते हैं। ये आपके होते हैं इग्नियस में आते हैं, ये आपको होते हैं मेटामॉर्फिक में आते हैं, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद इग्नियस रॉक को, जो आपकी इग्नियस रॉक है, उस इग्नियस रॉक को फर्दर 2 पार्टों में बांटा गया होता है। जैसे कि अगर हम बात करें, एक आपका होता है इंट्रूसिव, एक होता है आपका एक्सट्रूसिव होता है। इंट्रूसिव में आपका जो होता है कि इंट्रूसिव को इंट्रूसिव में आपका क्या होता है, इंट्रूसिव में आपकी होती है, एक होती है प्लूटोनिक, एक होती है हाइपाबेसल, और एक आपकी होती है वोल्केनिक, वोल्केनिक होती है। तो मतलब जैसे कि देखो यहाँ पे आपको कुछ बता दें, जैसे कि आपकी यहाँ पे फार्मेशन हुआ, ठीक है। जैसे कि जो आपका लावा होता है, लावा के बाहर निकलने से, पिघलने से और ठंडा होने के बाद आपकी जो होती है इग्नियस रॉक बनती है। आप सभी को पता है कि इग्नियस रॉक जो आग्नेय चट्टानें होती हैं लावा के ठंडा होने के करके फसो बनती है। तो कुछ चीज़ें जो होती हैं वो एकदम पृथ्वी के जैसे यहाँ निकली तो कुछ चीज़ें यहाँ पर जमा हो जाती हैं, यहाँ पर सॉइल का फॉर्मेशन होता है, और कुछ आकर के यहाँ पर फॉर्मेशन करती हैं, कुछ आपकी जो हैं यहाँ पे करती हैं, ठीक है, यहाँ पे करती हैं, और कुछ जो है यहाँ पे करती हैं, और कुछ जो है बाहर आ करके यहाँ पे करती हैं रॉक का फॉर्मेशन। तो इग्नियस को जो फर्दर बांटा गया है जिसको हम लोग कहते हैं इंट्रूसिव, एक कहते हैं इंट्रूसिव, एक को कहते हैं एक्सट्रूसिव। तो इंट्रूसिव मतलब क्या होता है कि अंदर अंदर जो जमी हुई सॉइल है, जो अंदर हमारी रॉक बनी हुई है, जैसे अंदर जो हमारी रॉक बनती है उनमें आपका एक आता है जिसको हम लोग कहते हैं प्लूटोनिक रॉक। क्या कहते हैं, प्लूटोनिक रॉक, प्लूटोनिक रॉक कहते हैं। फिर आपको यहाँ पे जो फॉर्मेशन होते हैं हम लोग कहते हैं हाइपाबेसल, हाइपाबेसल, हाइपाबेसल। और जो मतलब जो एटमॉस्फेयर में होती है वो क्या होती है, आपकी वोल्केनिक होती हैं, और इसी वोल्केनिक को हम लोग एक्सट्रूसिव रॉक भी कहते हैं। तो इग्नियस आपकी इंट्रूसिव भी होती है और आपकी एक्सट्रूसिव भी होती है। जैसे अगर हम बात करें प्लूटोनिक में, तो प्लूटोनिक के अंतर्गत आपकी जो आपकी रॉक्स आएंगी वो आपकी क्या होंगी, इंट्रूसिव में आएंगी। हाइपाबेसल में जो आपकी जो आएंगी वो भी आपकी इंट्रूसिव होंगी। वोल्केनिक्स में आपकी जो आएंगी वो आपकी क्या होंगी, एक्सट्रूसिव होंगी। तो इस तरीके से आप लोग इग्नियस रॉक के बारे में 3 तरीके से पढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि प्लूटोनिक रॉक मतलब कि डीप डेप्थ में, हमने क्या बताया आपको, देखो यहाँ पे जो डीप डेप्थ में, मतलब ये आपकी ये आपका जो है, ये आपका यहाँ पे ये आपका क्या है, फेज धरातल है। यहाँ धरातल से नीचे डीप डेप्थ में जो आपकी रॉक बनती है हमारी क्या होती है, आपकी होती है प्लूटोनिक होती है। तो डीप डेप्थ में क्या बनती है, आपकी प्लूटोनिक बनती है। ये कैसी होती है, कोर्स ग्रेन की होती है। इनका एग्जांपल में ग्रेनाइट और साइनाइट याद रखना। तो प्लूटोनिक आपकी इग्नियस में ग्रेनाइट हो गया, आपका साइनाइट हो गया। और इसी प्रकार जो हाइपरबेसल होते हैं उनको शैलो डेप्थ में जो बनती हैं इनके अंदर फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर होते हैं, और ये डोलेराइट इसका एग्जाम्पल है। तो हाइपरबेसल का एग्जाम्पल क्या हो गया, डोलेराइट, और प्लूटोनिक एग्जाम्पल क्या होगा, कोर्स ग्रेनाइट सॉइल हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इन सॉइलों को क्लासीफाई करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि आपका जो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि आपका जो वोल्केनिक हम लोग कह रहे थे, वोल्केनिक के बारे में आपकी जो रॉक होती हैं उसके बारे में यहाँ नहीं दिया गया, लेकिन हमने बता दिया कि आपकी जो भी इग्नियस रॉक होगी वो 3 फॉर्म में बनती है, एक आपकी प्लूटोनिक, हाइपाबेसल और वोल्केनिक। तो यहाँ वोल्केनिक का एग्जांपल क्या होता है, आपका जो बेसाल्ट
और गैब्रो करके जो होती है आपकी क्या होती है, इग्नियस में और आपकी वोल्केनिक रॉक में आती है, जो कि आपके एटमॉस्फेयर के मतलब कि क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर के संपर्क में बनती है। तो इसको आपको ध्यान रखना है इस तरीके से। ये तो हो गया आपका जो क्लासिफिकेशन हुआ। ये क्लासिफिकेशन हमने क्या पढ़ा कि सॉइल को क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा कि जियोलॉजिकल क्लासीफाई कैसे सॉइल होती हैं, मतलब आपकी जो रॉक्स होती है कैसे जियोलॉजिकल में क्लासीफाई होती हैं। फिर हमने पढ़ा इग्नियस में आपका इंट्रोसिव भी होता है, आपका एक्सट्रोसिव भी होता है। फिर आपका इंट्रोसिव कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार से, जैसे कि प्लूटोनिक और हाइपरबेसल। और फिर आपका एक होता है वोल्केनिक, अभी हमने पढ़ लिया। फिर अब चलते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल, मतलब फिजिकल तरीके से हमने अगर किसी रॉक को हम देखते हैं तो फिजिकली कैसे दिखती है वो, मतलब कि जैसे कि आप लोग समझें फिजिकल मतलब क्या होता है, कोई चीज़ फिजिकल किस तरीके दिखती है। इसके अंतर्गत आपकी आती है स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड रॉक मतलब क्या होता है कि अस्तर बाई अस्तर, मतलब लेयर बाई लेयर में जो निर्माण होती है। जैसे मान लो अगर एक रॉक यहाँ का निर्माण हुआ तो आप लोग देखेंगे इनमें लेयर ऐसे दिखती है, इनके बीच में क्या होगा, ऐसे लेयर होती हैं। तो लेयर बाय लेयर में जो आपकी बनती है वो हमारी क्या होती है, स्ट्रेटिफाइड होती हैं। तो आप लोग बताइए। और एक होती है आपकी अनस्ट्रेटिफाइड रॉक होती है, जो कि आपकी इसमें कोई लेयर नहीं होती है, एक होमोजीनियस स्ट्रक्चर में आपको ये दिखाई पड़ती हैं। तो कुछ जो रॉक्स आपकी पहले पेरेंट रॉक बनेगी, जैसे कि आपकी ग्रेनाइट हो गई, तो ये आपकी लावा के ठंडी होने पर बन जाती हैं। तो ग्रेनाइट से आपकी जब कोई चीज़ क्या कहते हैं कि अगर अब इसका फर्दर डिकम्पोजिशन होगा, वेदरिंग एक्शन होगा और इसके ऊपर ढेर सारे फिजिकल टेम्परेचर का इफेक्ट आएगा, तो इनसे जो रॉक्स बनेंगी वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के बनेंगी। तो हो सकता है कुछ लेयर जम जाएंगी, फिर कुछ दिन बाद टूटेंगी, फिर लेयर जम जाएंगी। तो मतलब जो अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स होंगी उनके द्वारा जो हमारी डिकम्पोजिशन होगा उसके बाद जो हमारी रॉक्स बनेंगी वो हमारी कैसी रॉक होंगी, स्ट्रेटिफाइड होंगी। जैसे कि अगर हम बात करें ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, ट्रैप हो गया, डायोराइट हो गया, डोलेराइट हो गया, डोलोमाइट हो गया, साइनाइट हो गया, गेब्रो, तो ये सारी की सारी रॉक आपके जो है इग्नियस के अंतर्गत ही आती हैं। तो सारी जो इग्नियस रॉक आपकी जो पेरेंट रॉक जो सबसे पहले बनती है वो हमारी कैसी होगी, अनस्ट्रेटिफाइड। तो यहाँ पे याद रखने का तरीका याद रखना कि अनस्ट्रेटिफाइड रॉक कौन सी, जितनी सारी इग्नियस रॉक होंगी, चाहे वो प्लूटोनिक में हो, हाइपरबेसल में हो, वोल्केनिक में हो, जो पहले बन चुकी हैं वो आपकी कैसी होंगी, फिजिकल तरीके से, मतलब जो आपके नेचुरली तरीके से प्राकृतिक तौर पर जो पहले रॉक बनेगी वो हमारी कैसी होगी, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक होगी। अब उनका क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा, वेदरिंग एक्शन होगा, उसके बाद छोटे टुकड़े वहाँ से टूटेंगे, फिर उनका ट्रांसपोर्टिंग एजेंट के द्वारा कहीं जाकर जमेंगे। तब जमेंगे भाई, तब जो आपकी सेडिमेंट्री रॉक आपकी बनती है अपरदन के बाद ही बनती है। तो ये सब कैसी रॉक हो जाएंगी, यह सब स्ट्रेटिफाइड। जैसे कि हमने देखो लाइम स्टोन, तो ये सब सेडिमेंट्री रॉक हैं, सैंड स्टोन ये सब सेडिमेंट्री रॉक हैं, जिप्सम, लेटेराइट, सेल, ये सारी की सारी रॉक आपकी कैसे बन जाएंगी, स्ट्रेटिफाइड में आएंगी। स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड। उसके बाद इसी में एक क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ते हैं फोलिएटेड रॉक, जैसे कि इसको कहते हैं रवेदार संरचना। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, रवेदार संरचना। फोलिएटेड मतलब क्या होता है, रवेदार संरचना की राई के रेशे दाने बराबर। तो इसमें क्या होती है, जितने भी ऑल स्ट्रेटिफाइड रॉक्स होती हैं उनको वो सारी जो होती हैं आपकी फोलेट रॉक्स में आती हैं, एक्सेप्ट सिवाय किसके, मार्बल और क्वार्टजाइट को छोड़ करके। मार्बल और क्वार्टजाइट को छोड़ करके जितनी भी आपकी स्ट्रेटिफाइड रॉक्स होती हैं वो सारी की सारी आपकी फोलेट रॉक्स भी आपकी कही जाती हैं। तो ये ध्यान रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि मार्बल आपका क्या फोलेटेड रॉक है, तो इस पर बहुत सारा मिसकंसेप्शन है, बहुत लोग कहते थे है नहीं है, लेकिन ये जो है कहा गया है कि मार्बल एंड क्वार्टजाइट। क्योंकि देखो यहाँ पे हम बता दें कि मिसकंसेप्शन आपको अपवाद मिलेगा, किसी एग्जाम में मान लेता है कि आपका फ्लोट रॉक में आता है किसी में, लेकिन ये आपका कहा है कि आल जितने भी आपकी स्ट्रेटिफाइड रॉक्स हैं वो सारी किस में आएंगी, फ्लोट रॉक में आएंगी, सिवाय किसके, मार्बल और क्वार्टजाइट को छेड़ करके। बाकी सारी रॉक्स आपकी जो होंगी किस में आ जाएंगी, आपकी फ्लोट रॉक में आ जाएंगी। तो यहाँ पे आप सभी ने देखा, हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन को अच्छे से पढ़ा। अब हम बात करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन की। केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि कोई भी अगर रॉक हो तो उनकी रासायनिक संगठन, मतलब उनके अंदर जो केमिकल रासायनिक कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब किस पदार्थ से वो मिलकर बना हुआ है। जैसे कि अगर हम बात करें इसका सिलिशियस, जैसे नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि इसके इस प्रकार की रॉक के अंदर क्या मात्रा होगा, प्रचुर मात्रा में सिलिका अधिक मात्रा में होगा। क्या होगा भैया, सिलिका अधिक मात्रा में होगा। ठीक है। अगर हम बात कर लें यहाँ पे कि आपकी जो कैल्सीरियस होगी तो इसके अंदर क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड CaO अधिक मात्रा में होगा। फिर अगर हम बात कर लें आपके कि आर्जिलेशियस रॉक की, तो आर्जिलेशियस रॉक में आपका जो होगा ये क्ले की कंटेंट को बताता है कि इसके अंदर क्ले की मात्रा है कि नहीं है। तो ये आप सभी ने यहाँ पे देखा कि आपकी सिलिशियस, कैल्सीरियस और आपकी जो होती है आर्जिलेशियस रॉक यहाँ पे आपकी होती हैं।
तो आपने ये देखा कि आर्जिलेसियस सिलिका जैसे कि ग्रेनाइट आपकी हो गई, बेसाल्ट हो गई, ट्रेप हो गई, साइनाइट हो गई, ग्नीज हो गई, सैंडस्टोन हो गई, क्वार्ट्जाइट हो गई। तो ये सारी सारी कैसी राख होती है? सिलिशियस राख होती है, मतलब इनके अंदर सिलिका की मात्रा पाई जाती है। अब जितनी भी ये आपकी पैरेंट रॉक जो इग्नियस रॉक हैं, इग्नियस रॉक के द्वारा जो भी आपकी मेटामॉर्फिक एक्शन के द्वारा रॉक बनेंगी वो भी आपकी सिलिशियस रॉक में होंगी। जैसे कि अगर हम आपसे पूछें गिनीज, तो अब ये बताइए गिनीज जो है किससे मेटामॉर्फिक एक्शन के द्वारा बना? ये बनता है भैया ग्रेनाइट से। तो ग्रेनाइट से ये बना, तो इसकी जो केमिकल क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो केमिकल क्लासिफिकेशन में ये किसके अंतर्गत आएगा? सिलिशियस के अंतर्गत आएगा, क्योंकि भाई ग्रेनाइट से बना है और ग्रेनाइट कैसी रॉक है? ये एक सिलिशियस रॉक है। तो यह कैसे हो जाएगा? गिनीज भी आपकी क्या हो जाएगी? आपकी सिलिशियस रॉक होगी। अगर हम बात करें लाइमस्टोन और मार्बल, तो लाइमस्टोन और हम बात करें यहाँ पे डोलोमाइट जिप्सम की, तो अब इन सबसे जो रॉक बनेगी, जैसे कि यहाँ पे आपका एक लाइमस्टोन है, तो लाइमस्टोन से हमारी क्या बनती है? मार्बल बनता है। तो अब मार्बल के अंदर मार्बल किससे बना है? लाइमस्टोन से बना है। और लाइमस्टोन कैसी रॉक है? कैल्सीरियस रॉक है। तो आपकी जो मार्बल होगी वो भी कैसी रॉक होगी? वो भी कैल्सीरियस रॉक ही होगी। अगर हम बात करें लेटेराइट की, सेल की, क्योलाइन की, स्लेट की, सिस्ट की, ये सब कैसी रॉक है? ये सब आर्जिलेसियस रॉक है। इसके अंदर क्ले कंटेंट होता है, जिनको हम लोग हिंदी में कहते हैं मृत्तिकामयी पदार्थ होते हैं। तो इनसे जो हमारी रॉक बनेगी मेटामॉर्फिक एक्शन से, वो हमारी कैसे बनेगी? वो हमारी आर्जिलेसियस रॉक ही बनेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आया होगा कि हमने यहाँ पे अच्छे सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। ये आपका एक रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हो, बस आपको रिवीजन करना है चीज़ें कैसे क्या करनी है। तो आप रिवीजन करेंगे तो अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे अब देखेंगे कि आपका जो है, जैसे हमने बताया कि कुछ रॉक्स होते हैं जो कि मेटामॉर्फिक एक्शन से बनती हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे आप लोग, अब क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि मेटामॉर्फिक एक्शन से कौन सी रॉक बनती है। अब ये है मेटामॉर्फिज्म ऑफ रॉक। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिज्म क्या होता है? क्वेश्चन हो जाता है मेटामॉर्फिज्म क्या होता है। तो मेटामॉर्फिक एक प्रकार की एक्शन होता है जो कि किस प्रकार से होता है? हाई हाई हीट एंड टेम्परेचर की वजह से हमारी जो ओरिजिनल रॉक होती है, मतलब पहले की जो रॉक होती है, वो हमारी किस में चेंज हो जाती है? मेटामॉर्फिक फॉर्म में चेंज हो जाती है। उसी को हम लोग कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। तो क्वेश्चन पूछा जाता है हाई हीट एंड प्रेशर से हमारी जो रॉक बनती है वो कौन क्या कहलाती है? तो मेटामॉर्फिक कहलाती है। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक एक करके कि कौन सी रॉक किस फॉर्म में हमारी चेंज हो रही है, किस फॉर्म में हमारी क्या हो रही है? चेंज हो रही है भैया। तो हम लोग देख लेते हैं, चलो देखो। अब यहाँ देखो, सबसे पहले आपकी एक आती है ग्रेनाइट। क्या आती है भैया? आपकी आती है ग्रेनाइट। क्या है आपकी? ग्रेनाइट है। तो ग्रेनाइट किस में कन्वर्ट हो रही है? गिनेज में। अगर आपसे कोई पूछ ले कि गिनेज में आपकी ये फिजिकल कैसी है, फिजिकल कैसी है और केमिकल कैसी है, तो आप सभी को पता है गिनीज किससे बनी है? ग्रेनाइट से। और मेटामॉर्फिक एक्शन से बनी होगी। तो ये तो आपकी हो जाएगी सेडिमेंटरी फिजिकल में, देखने में सेडिमेंटरी तरीके से बनेगी, मतलब आपका स्ट्रेटिफाइड तरीके से दिखेगी, इसमें लेयर दिखेगा। और अगर हम पूछें कि केमिकली कैसे होगी, तो केमिकल किससे बनी है? ग्रेनाइट से। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जो आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है एग्जाम में, तो इसको आपको ध्यान रखना भैया। मैं इस तरह नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है आप, क्योंकि आप आजकल वो ज़माना चला गया है कि भैया बताओ गिनीज गिनीज किससे बनती है? ग्रेनाइट। सबको पता है गिनीज किससे बनती है। अब क्वेश्चन उसके अंदर पूछता है कि गिनीज का केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होगा, मतलब ये आपकी सिलिशियस होगी या आर्जिलेसियस होगी या कैल्सीरियस होगी। तो आपको पता करना है गिनीज किससे बनी? ग्रेनाइट से। और ग्रेनाइट कैसी रॉक है? सिलिशियस है। तो ये आपका केमिकल क्लासिफिकेशन कैसे होगा? सिलिशियस होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे आपकी साइनाइट, साइनाइट किससी है आपकी? इससे आपका गिनीज बनता है। सैंड स्टोन नाम से प्रतीत हो रहा है, इसमें क्या होगा? सिलिका अधिक मात्रा में होगा। तो अब सैंड स्टोन जब बनेगा, कन्वर्ट होगा किसमें? क्वार्ट्जाइट में। तो इसके अंदर भी क्या होगा? सिलिका। तो एक तो ये याद रखना है कि कौन सी रॉक किसमें चेंज हो रही है। दूसरी याद रखना है उसके अंदर केमिकली कैसे होगी, तो क्वार्ट्जाइट ये भी होगी। लाइम स्टोन, इसके अंदर लाइम की प्रचुर मात्रा होगी, तो कैसे बनेगी? मार्बल। मार्बल कैसी होगी? ये भी लाइम मात्रा में होगी। मार्ल, मार्ल कैसे बन रही है? आपकी मैराइन सॉइल होती है, मार्बल इसमें बन रही है, तो इसके अंदर भी आपका वही होगा। डोलोमाइट, डोलोमाइट से कौन सी बनती है? आपकी मार्बल बनती है। तो ये अब सब कैस में है? तो मार्बल में आपको CaO अधिक मात्रा में होगा। सेल, स्लेट, तो आर्जिलेसियस रॉक है तो इसके अंदर भी स्लेट होगा। मड स्टोन किस में जाएगा? सेलेस्ट में जाएगा। डोलेराइट, बेसाल्ट किस में जाएगा? शिफ्ट में जाएगा। तो ये जितने भी इनके कन्वर्जन है, इनके कन्वर्जन भी आपको ध्यान रखना है कि हाँ कैसे ये कन्वर्ट हो रही हैं और ये इसके अंदर केमिकल क्लासीफाई कैसे हैं। तो इस तरीके से हम लोग मेटामॉर्फिक ऑफ रॉक को समझ चुके हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक क्या होगा, हाँ, यहाँ पे है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए डिस्क्रिप्टिव में आपको दिखेगा कि इलास्टिसिटी और उनकी स्ट्रिप रॉक। तो यहाँ पे बहुत सारे हैं जो कि एग्जाम में नहीं पूछे जाते ज़्यादा, जैसे कि यहाँ पे है वेरी स्टिप रॉक, तो इसकी इलास्टिसिटी कितनी होती है 8 × 10⁵ से 16 × 10⁵। यील्डिंग रॉक की कितनी होती है 0.5 से लेकर 25 तो आप लोग चाहें तो उनको याद कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं बना है और हो सकता है आगे बन जाए, लेकिन अभी तक इसमें क्वेश्चन नहीं बना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जहाँ से क्वेश्चन आपका बन चुका है, जैसे कि यहाँ आप देखिए टाइप्स ऑफ रॉक ऑब्लिक सॉइल और उनकी मैक्सिमम बेरिंग कैपेसिटी। तो यहाँ पे देखिए लाइमस्टोन की जो मैक्सिमम बेरिंग कैपेसिटी होती है कितनी होती है 400 टन पर मीटर स्क्वायर होती है, ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे याद रख लिए कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन की, तो ये कितनी होती है 45 टन पर मीटर स्क्वायर होती है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें सॉफ्ट के लिए कितनी होती है 10 टन पर मीटर स्क्वायर होती है, इसको भी आपको रखना है। तो यहाँ पे 3 वैल्यू आप लोग जरूर याद रखिएगा, लाइमस्टोन की 400, कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन की आपकी 45 और सॉफ्ट के लिए आपकी कितनी होती है 10। तो ये अगर ये तीनों आप याद रखें एग्जाम में यहाँ से बन जाएगा क्वेश्चन आपका। अगला है आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोन, मतलब डिफरेंट टाइप के आपके स्टोन है उनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में बात करें। जैसे कि आपको यहाँ पे है ग्रेनाइट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है 75 से लेकर के 127 मेगा पास्कल होती है। लाइमस्टोन कितनी होती है 54 और आपकी सैंडस्टोन कितनी होती है 64 होती है। तो ये मतलब जो कुछ महत्वपूर्ण हैं स्टोन उनको भी याद रखना है, ताकि अगर आप सब वैल्यू याद रखेंगे तो हो सकता है थोड़ा कंफ्यूज हो जाए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है जैसे ग्रेनाइट हो गया, लाइमस्टोन हो गया, सैंडस्टोन, ये सब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है रिवाइज करेंगे कि यूज़ ऑफ वेरियस टाइप, यहाँ से क्वेश्चन, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन ही जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरीके से यहाँ बनता है कि आपको पूछा जाता है कि कौन सी स्टोन है, मैच द फॉलोइंग से यहाँ क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग से एक शब्द दे देगा कि नेम ऑफ रॉक दे देगा, एक शब्द दे देगा बताइए कि ग्रेनाइट का यूज़ कहाँ होता है, मार्बल का यूज़ कहाँ होता है, लाइमस्टोन का यूज़ कहाँ होता है। आप लोग देखिए ग्रेनाइट का यूज़ कहाँ पे होता है, तो रेलवे के बैलास्ट में और रूफिंग एब्यूटमेंट में, पियर और सीवाल में कहाँ यूज़ करते हैं, इस सब का यूज़ करते हैं। तो ग्रेनाइट वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर डबल स्टार मार्क कर देते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। मार्बल का यूज़ कहाँ करते हैं, तो ऑर्नामेंटल वर्क में करते हैं। लाइमस्टोन का कहाँ करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में करते हैं। स्लेट का कहाँ करते हैं, स्लेट का आप लोग करते हैं फ्लोरिंग रूफिंग में करते हैं। क्वार्ट्जर कहाँ करते हैं, रिटेनिंग वॉल में करते हैं। बेसाल का कहाँ पे करते हैं, मैराइन वर्क करते हैं। और कंकर का यूज़ कहाँ करते हैं, तो कंकर आपका जो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइड्रोलिक लाइम, तो हाइड्रोलिक लाइम के लिए जो आपका होता है वो कंकर का निर्माण होता है, कंकर के द्वारा हम लोग बनाते हैं हाइड्रोलिक लाइम। तो ये आपके कुछ रॉक्स हैं और उनका यूजेस है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, आगे हैं आपका कि अब हम क्वायरिंग ऑफ स्टोन पे आ गए। भाई चट्टानों को हम लोग तोड़ फोड़ के ही वहाँ से स्टोन प्राप्त करते हैं। तो जब हम लोग क्वायरिंग करते हैं तो क्वायरिंग में आपका जैसे कि जंपर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका काम क्या होता है, वो होल करने के काम आता है। स्क्रैपिंग स्पून का काम करना क्या होता है, ये क्लीनिंग करता है, होल को क्लीन करने के लिए यूज होता है। फिर आपका डीपर होता है, डीपर क्या करता है, फॉर मेकिंग डीप होल के लिए यूज किया जाता है। अगर बात करें प्राइमिंग नीडल क्या काम करता है, तो ये आपका मेक स्पेस फॉर फ्यूज़, इस पे फ्यूज़ लगाने के लिए काम करता है। टेम्पिंग राड, तो टेम्पिंग राड भैया टेम्पिंग करने के लिए काम आता है एक्सप्लोसिव को, जिसकी लेंथ 600 mm होती है और डाया आपकी कितनी होती है 16 mm का डाया होता है। तो ये आपका कुछ इस तरीके से आपकी टेम्पिंग राड होती है जो कि इसको टेम्पिंग करने के लिए एक्सप्लोसिव, जैसे हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोर भर देते हैं उसको टेम्पिंग करने के लिए, तो 600 mm इसका लंबाई होता है और डाया इसका 16 mm होता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे कुछ है स्टेप ऑफ ब्लास्टिंग करने की स्टेप क्या होते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो बोरिंग करते हैं, फिर उसको क्लीनिंग करते हैं, फिर उसको चार्जिंग करते हैं। चार्जिंग मतलब क्या होगा, उसके अंदर हम लोग जो आपका एक्सप्लोसिव उसको फिल करते हैं, फिर उसको टेम्पिंग करते हैं और टेम्पिंग करने के बाद क्या कर देते हैं हम लोग उसको फायरिंग कर देते हैं। तो क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव कैसे निकाला जाता है, तो इसका मतलब होता है N=LLR इन मीटर का स्क्वायर इंटू 1.5 इन ग्राम। अगर इसको हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ पे आपका सेंटीमीटर में किस तरीके से आता है, तो ये आपका होता है LLR इन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 61। तो ये आपका फॉर्मूला, इसको याद रखने का, क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोजन निकालने के लिए आपका फार्मूला होता है। अब यहाँ पे है आपका, जैसे कि हम लोग जो एक्सप्लोसिव यूज करते हैं ब्लास्ट करने के लिए, तो उनके ब्लास्टिंग मटेरियल कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से ऐसे एक्सप्लोसिव होते हैं जो हमारे यूज होते हैं। जैसे कि आपका है ब्लास्टिंग जिलेटिन कहाँ पे यूज होता है आपका, तो नाइट्रोग्लिसरीन, इसके अंदर 93% होता है और आपका गन कार्टन होता है। तो ब्लास्टिंग जिलेटिन में क्या क्या होता है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ब्लास्टिंग जिलेटिन में कौन कौन से ऐसे केमिकल कंपोजिशन होते हैं। तो ब्लास्टिंग जिलेटिन में आपका नाइट्रोग्लिसरीन होता है और आपका गन कार्टन होता है, कितना 7% गन कार्टन होता है, 93% आपका नाइट्रोग्लिसरीन होता है। इसका यूज कहाँ पे
पे होता है, डीप वेल में यूज़ करते हैं, अंडरग्राउंड वर्क में और वेट कंडीशन में इसका यूज़ हम लोग करते हैं। अगर हम बात करें आपके गन कार्टन की, और मोस्ट पावरफुल जो होता है, सबसे अधिक पावरफुल मोस्ट पावरफुल गन कार्टन होता है, इसके अंदर कार्टन विद द सॉल्यूशन ऑफ HNO3 नाइट्रिक और H2SO4 का अम्ल होता है। कार्टन विद द सॉल्यूशन ऑफ इतना, जहाँ पे डिमोलिशन करने की आवश्यकता हो वहाँ पे हम लोग इसका यूज़ करते हैं। फिर अगर हम बात करें डायनामाइट का, डायनामाइट में आपका क्या होता है, नाइट्रोग्लिसरीन होता है, 75% होता है, फाइन सीडा का 25% होता है। इसका यूज़ कहाँ करते हैं, अंडर वाटर एंड सरफेस ब्लास्टिंग। अगर पानी के अंदर करना है तभी यूज़ कर सकते हैं, बाहर करना तभी कर सकते हैं। फिर आपका है ब्लास्टिंग गन पाउडर, तो ब्लास्टिंग गन पाउडर यूज़ कहाँ पे करते हैं, इसके अंदर पहले बात करेंगे तो पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, सल्फर 25% और चारकोल हो गया। इसका कोयरिंग लार्ज ब्लॉक में, अगर बहुत बड़ा ब्लॉक है उसके लिए हम लोग क्या है ब्लास्टिंग गन पाउडर यूज़ करते हैं। फिर एक है रॉक जो कि पोटेशियम क्लोरेट होता है और नाइट्रोबेंजोल होता है। अंडर वाटर एंड आपके डैम सिचुएशन में इसका हम लोग यूज़ करते हैं, तो रॉक का। आगे आपका है स्टोन क्रशर एंड इक्विपमेंट। कौन कौन से स्टोन होते हैं, मतलब कौन कौन से क्रशर होते हैं जो कि यूज़ किए, जैसे कि आपका प्राइमरी क्रशर है, ज़ा इम्पैक्ट एंड ग्रेटरी के लिए क्रशर है, हैमर मिल यूज़ करते हैं प्राइमरी में। सेकेंडरी आपका रोलर क्रशर आता है, कौन क्रशर आता है, टर्टरी आपका बाल मिल हो गया, रोल मिल हो गया, रॉड मिल हो गया, आपका किसमें टेरिसरी में आता है। तो जो क्रशर के टाइप होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिसरी आपके होते हैं। फिर आपका है अगला कि स्पेसिफिक ग्रेविटी। भैया तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वेरियस टाइप ऑफ स्टोन, तो यहाँ पे देखो डिफरेंट टाइप के स्टोन दे रखे हैं और उनके सामने उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है। तो जी यहाँ पे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रेनाइट का पूछा जाता है। भैया ग्रेनाइट का कितना होता है, 2.65 से 2.79 होता है आपकी ग्रेनाइट की होती है। अगर हम बात करें सैंडस्टोन की कितनी होती है, 2.65 2.95 होती है। अगर हम बात करें ग्नीज की कितनी होती है, 2.5 से 2.7 होती है। तो मोस्ट ऑफ द आप देखेंगे कि 2.5 से लेकर के वैल्यू कहाँ तक जाती है, 2.75 या 2.85 तक। तो अगर इन ऑन एवरेज अगर कोई ऑप्शन अगर ऐसा रहता है तो आप लोग उसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इनके ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं कि हाँ आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी किस तरीके से कितना होगा। यहाँ पे आपका वेरियस टाइप ऑफ टेस्ट और उनके पर्पज फॉर स्टोन। स्लाइड कहाँ चली, स्लाइड तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है आपका कुछ आपके अब्रेजियन, जैसे कि आपका यहाँ पे टेस्ट वगैरह है। चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता ही बनता है, जिसको आपको ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि वियरिंग रेजिस्टेंस जो हम लोग करते हैं स्टोन की, उसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो वियरिंग के लिए कौन सा होता है आपका अब्रेजियन टेस्ट होता है। अब्रेजियन टेस्ट से हम लोग वेरिंग रेजिस्टेंस निकालते हैं, जो कि डोरी टेस्टिंग मशीन से की जाती है। किसने की जाती है, डोरी टेस्टिंग मशीन से आपकी की जाती है। हार्डनेस हो गया, टफनेस हो गया एंड रेट ऑफ वेरिंग रेजिस्टेंस, ये सारे के सारे आपके जो होते हैं एट्रिजन टेस्ट से हम लोग करते हैं, जिसका नाम है डेबल टेस्टिंग मशीन। तो डेबल टेस्टिंग मशीन से हम लोग क्या निकालते हैं, हार्डनेस हो गया, टफनेस हो गया और उनकी रेट ऑफ वेरिंग रेजिस्टेंस निकालते हैं। अगर हमको स्टोन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालनी है, उसके लिए होता है क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, जो कि IS कोड 1121 और 1974 ये कहता है कि आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अगर निकालना है तो उसके लिए क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट आप लोग करिए। फिर यहाँ पे ये है बहुत इंपॉर्टेंट, स्मिथ टेस्ट, बेरार्ड टेस्ट और एसिड टेस्ट। स्मिथ टेस्ट किस लिए करते हैं, सोल्यूबल मिनरल के लिए करते हैं, जो कि आपका मडी मैटर अगर उसमें प्रेजेंट होता है तो बताता है कि कौन से मिनरल सोल्यूबल हैं। आपका जो फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस होता है उसके लिए हम लोग बेरार्ड टेस्ट करते हैं, जो कि आपका यहाँ पर दिखाया गया है। एसिड टेस्ट हम लोग जो करते हैं उनके वेदर के रेजिस्टेंस के लिए करते हैं। फिर आपका है क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट, जो कि IS कोड 1126 1974 कहता है कि अगर हमको ड्यूरेबिलिटी निकालनी है तो उसके लिए हम लोग क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट करते हैं। अगर हम बात करें हार्डनेस अगर निकालना होता है उसके लिए हम लोग मो हार्डनेस स्केल पे उनकी जांच करते हैं। अगर हमको इम्पैक्ट टेस्ट निकालना होता है तो पाइप पेज इम्पैक्ट मशीन से करते हैं, जो कि टफनेस हमारा होता है। अब यहाँ पे है कि फॉर ए गुड बिल्डिंग स्टोन, तो आप सभी को पता है गुड बिल्डिंग स्टोन की जो स्ट्रेंथ होती है 100 मेगा पास्कल होती है, सबको पता है। अगर उनके अंदर
वाटर एब्जॉर्प्शन जब हम लोग टेस्ट करते हैं उसके लिए हमारा उनके अंदर 5% होना चाहिए फॉर ए गुड बिल्डिंग स्टोन। अगर 5% तक है तो ठीक है, अगर 10% हो जाता है तो हम लोग उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है फॉर ए गुड बिल्डिंग स्टोन, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 100 मेगापास्कल होती है, और वाटर का जो होता है 5% तक हम लोग इसको रखते हैं। अगर ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग उस स्टोन को रिजेक्ट भी कर दिया जाता है। अगला है आपका यहाँ पे जो आपने देखा था कि डोरी टेस्टिंग मशीन, मतलब डोरी टेस्टिंग मशीन में हम लोग जो टेस्ट आया था जिसमें हम लोग निकाल रहे थे फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू, जो कि इस तरीके से आती है, जहां अगर उसकी वैल्यू 0 से 14 आई तो सॉफ्ट रॉक होगी, अगर 14 से 17 आई तो आपकी मीडियम हार्ड होगी, और ग्रेटर देन 17 आई तो आपकी हार्ड रॉक होगी। तो हम लोग जो डोरी टेस्टिंग मशीन से हम लोग जो टेस्ट कर रहे थे, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, हम लोग जो वेयरिंग रेजिस्टेंस निकाल रहे थे, वेयरिंग रेजिस्टेंस अगर आपका 0 से 14 आता है तो सॉफ्ट रॉक होगी, और आपका 0 से 17 आता है फिर मीडियम हार्ड होगी, और ग्रेटर देन 17 आपकी होती तो आपकी कौन सी होती, हार्ड रॉक होती है। इम्पैक्ट टेस्ट जो हम लोग आघात परीक्षण करते हैं, टफनेस कोफिशिएंट जिसको हम लोग कहते हैं, वहाँ पर टफनेस निकाली जाती है स्टोन की। तो अगर वो 19 आ रही है तो वेरी टफ होगा, अगर 16 से 17 के बीच में इसकी वैल्यू आ रही है तो मॉडरेट टफ होगा, 16 से अगर नीचे है तो आपकी कौन सी पूरा टफ होगा। तो इसको भी याद रखना, यहाँ से याद रखना कि अगर फ्रिक्शन फैक्टर ग्रेटर देन 17 है तो आपकी हार्ड रॉक होगी, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन यहाँ से बना है वो इस तरीके से बना है कि अगर ग्रेटर देन 19 है तो वेरी टफ होगा। तो ये लाइन एक याद रखना। फिर यहाँ पे एक एट्रीजन टेस्ट हम लोग जो करते हैं, एट्रीजन टेस्ट फ्रिक्शन कोफिशिएंट हमारे जो निकलती है यहाँ पे, क्वालिटी ऑफ स्टोन जो यहाँ से होता है, तो यहाँ पे एक हाथ 2% अगर आता है। एट्रीजन टेस्ट आप लोग देख लीजिए, एट्रीजन टेस्ट हम जो करते थे हार्डनेस के लिए, टफनेस के लिए, और रेट ऑफ वेयरिंग रेजिस्टेंस, मतलब रेट ऑफ वेयरिंग रेजिस्टेंस किस दर से उसका घर्षण हो रहा है, उसको हम लोग वाइट टेबल टेस्टिंग मशीन जो हम लोग टेस्ट करते थे। अगर उसकी वैल्यू 2% आती है तो आपका कैसा होता है, गुड होता है, अगर 3% आता है तो कैसा होता है, मीडियम होता है, 5% अगर मोर आता है तो क्या होता है, आपका यूजलेस होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है एट्रीजन टेस्ट के लिए। तो ये स्टोन के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, हमने जो यहाँ पे रिवाइज किया, और जो है अच्छे से यहाँ पे हमने देखा कि एक एक कर करके कैसी आपकी स्टोन है। तो ये आपका बेसिक चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में यहाँ से 2-3 क्वेश्चन के बन ही जाता है अगर आपके एग्जाम में स्टोन आता है। तो आगे हमारा क्या है, ब्रिक का चैप्टर है, आगे हम लोग ब्रिक को रिवाइज करेंगे अच्छे से, और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो है ब्रिक के बारे में पढ़ेंगे। फिर आपको दिखा दें पूरा कि हम लोग यहाँ पे किस तरीके से पढ़ाई करने वाले हैं। फिर आपको ब्रिक के यहाँ पे क्वेश्चन दिखेंगे, फिर आपको लाइम दिखेगा, फिर आपको सीमेंट भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, फिर आपका टिम्बर है, फिर आपका जो टिम्बर के बाद आपको हम लोग यहाँ पे पेंट और पढ़ेंगे, और वार्निश भी है। फिर जो है आगे जो है इस तरीके से हम लोग पेंट वगैरह तक पढ़ेंगे। तो अब इस वीडियो में आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का ब्रिक का रिवीजन करेंगे। आप लोग जो है अब जो है स्टोन के जो है क्वेश्चन लगाएंगे, आप देखेंगे कि यहाँ से इसको पढ़ने के बाद आपके क्वेश्चन में लगाने में बहुत आसानी होगी। आप लोग क्वेश्चन खुद लगा के देखिए, SSC JEE के PY को लगा के देखिए, और अपने जो कोई भी हैंडबुक या हैंड नोट्स रखे हैं उनको रिवाइज करके जब क्वेश्चन आप लगाते हैं ना, तो एक अच्छे से फील आता है कि हाँ यार क्वेश्चन लग रहे हैं। तो कोई भी चीज़ होती है करने से ही होता है, आप लोग अच्छे से मेहनत करके पढ़िए। और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लोग ब्रीक का रिवीजन करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि इसको हम पूरा यहाँ पे पढ़ेंगे बिल्डिंग मटेरियल वन शॉट में, तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।